हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 51 टू 65 डिस्कस करेंगे ऑफ मेटलर्जिकल गेट 2023। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 51। अ डिस्लोकेशन लूप PQRSTU इज ऑन द प्लेन 111 of a cubic single crystal with Burgers vector this much. The dislocation segment PU and PQ are parallel to these two directions respectively. So the correct statement is or are. तो ये एक क्लोज लूप है, राइट। PQRSTU, ओके, जो कि प्लेन 111 पर लाई कर रहा है। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा क्लोज लूप डिसलोकेशन से। तो क्लोज लूप डिसलोकेशन में जो डिसलोकेशन होता है वो आइदर एज कैरेक्टर का हो सकता है, या फिर स्क्रू, या फिर मिक्स्ड, राइट। तो एज कैरेक्टर में हम जानते हैं बर्जर वेक्टर, और डिसलोकेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा। डी और डिसलोकेशन स्क्रू कैरेक्टर में बर्जर वेक्टर इज पैरेलल टू डिसलोकेशन लाइन, राइट। और मिक्स्ड में नाइदर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल रहेगा, राइट, जो कि मिक्स्ड रहेगा, मतलब कुछ एंगल मेंटेन कर रहा है बर्जर वेक्टर और डिसलोकेशन एक दूसरे के बीच में। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें फाइंड करना होगा बर्जर वेक्टर और जो डिफरेंट डिसलोकेशन सेगमेंट्स हैं उनके बीच का एंगल क्या है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा पीयू वेक्टर है वो पैरेलल टू है, डायरेक्शन उसका दिया हुआ है 0 1 बार 1, ये इस डायरेक्शन के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि पीयू का भी डायरेक्शन ये है। सिमिलरली जो हमारा पीक्यू वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन दिया हुआ है 1 1 बार 0। ओके, तो अब हम अगर इस डायग्राम को देखें तो ये जो पीयू है और ये जो आर एस लाइन है, ये इन दोनों को हम पैरेलल कह सकते हैं, राइट। सिमिलरली जो PQ है ये पैरेलल टू TS लाइन होगा, राइट। तो ये जो हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो RS या फिर SR जो भी वेक्टर हो, हम SR मानते हैं, तो ये SR वेक्टर जो है इसका भी सेम डायरेक्शन होगा। ये या तो पैरेलल है PU के और एंटी पैरेलल है, राइट। तो इसका भी सेम डायरेक्शन होगा PU के, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। तो जो PU का नेचर होगा सेम नेचर SR का भी होगा। सिमिलरली PQ पैरेलल टू TS है। अभी के कैलकुलेशन से हमने ये शो किया कि वेक्टर QR एंड UT जो है वो स्क्रू नेचर का है, राइट। अब हम देखते हैं वेक्टर PU के बारे में। तो जो वेक्टर PU है इसका डायरेक्शन है 0 1 बार 1, राइट। और बर्जर वेक्टर है 1/6, 1 बार 2, 1 बार। तो हमें बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। वेक्टर PU एंड V के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर से आया है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो वेक्टर PU और B का प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा 0 प्लस -1/2 प्लस -1/6, this whole thing divided by under root of 0 plus 1 plus 1 into under root of 1/36 into 1 plus 4 plus 1। तो अब इस जो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी तो वैल्यू हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ओके, और ना ही इसकी वैल्यू 1 है। तो हमें इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एंगल एग्जैक्टली निकालना नहीं है, हमें बस इतना पता करना है कि PU वेक्टर एंड B वेक्टर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो ना ही इसकी वैल्यू 0 है ना ही 1 है, तो मीन्स ये ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो PU वेक्टर का जो नेचर आ गया वो हो गया मिक्स्ड, राइट। एंड PU इज पैरेलल टू SR, तो SR का भी नेचर सेम हो जाएगा मिक्स्ड। ओके, अब हम PQ देख लेते हैं। वेक्टर PQ का जो डायरेक्शन है वो है 1 1/0 एंड हमारा बर्जर वेक्टर है 1/6, 1/2, 1 बार। सेम फॉर्मूला यूज करके हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। PQ डॉट B होल डिवाइडेड बाय 1 mod of PQ, 1 mod of 1 by 6 1 by 2 1 by 1 by 2 1 by 6 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 1 by
इंटू मॉड ऑफ बी, राइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/6 प्लस -1/3 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट R2 इंटू जो वर्जर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 1/6। तो अगेन ये जो वैल्यू है ना ही 0 है ना ही 1 है, तो अगेन इनके बीच कुछ एंगल मेंटेन हो रहा है। पी क्यू जो है, पी क्यू भी हमारा मिक्स्ड कैरेक्टर का है, एंड सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो एस टी भी हमारा मिक्स कैरेक्टर का हो गया। तो लेट्स सी द ऑप्शन। डिसलोकेशन सेगमेंट पी क्यू इज मिक्स्ड कैरेक्टर, ट्रू। डिसलोकेशन सेगमेंट यू टी इज स्क्रू कैरेक्टर, ये शो किया था कि यूटी स्क्रू कैरेक्टर का है, ट्रू। डिसलोकेशन डिसलोकेशन सेगमेंट पी यू इज मिक्स्ड कैरेक्टर, यस ये भी ट्रू है। डिसलोकेशन सेगमेंट क्यू आर इज एच कैरेक्टर, नो ये फॉल्स है क्योंकि एच का स्क्रू कैरेक्टर दिखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, बी एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। कंपेयर टू टॉप गेटिंग, इफेक्ट्स ऑफ बॉटम गेटिंग इन सैंड मोल्ड कास्टिंग इज और आर। ये तो गेट क्या होता है ना, फाउंड्री में बेसिकली जहाँ पे हम लोग मोल्ड्स बना के कास्टिंग करते हैं, तो फाउंड्री में गेट उस सिस्टम को कहते हैं जिससे हम लोग रास्ता प्रोवाइड करते हैं मॉल्टन मेटल का फ्लो करने के लिए मोल्ड कैविटी में। ओके ओके। तो जो गेट होता है ना जनरली टू टाइप का होता है, एक हमारा टॉप गेटिंग सिस्टम है होता है, एक बॉटम गेटिंग सिस्टम होता है, एक और होता है पार्शियल गेटिंग सिस्टम जो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है। तो टॉप गेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये जो पहला डायग्राम है ये हमारा टॉप गेटिंग सिस्टम का, ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इसको हम लोग स्पर कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे ये चोक है। तो बेसिकली जो मेटल है यहाँ से स्पर में जाता है, इससे हम लोग फॉल करवाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट होता है, और ये जो गेट है ये जो हमारा मोल्ड है इसमें टॉप ऑफ द मोल्ड से एंटर करता है, तो इसीलिए ये टॉप गेटिंग सिस्टम हो गया। ओके, मेटल एंटर्स द मोल्ड कैविटी फ्रॉम टॉप। इसका डिजाइन काफी सिंपल होता है, यहाँ रैपिड फिलिंग होता है। क्यों? यहाँ पे काफी ज्यादा टर्बुलेंट मोशन होता है, हाई टर्बुलेंस यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो हाई टर्बुलेंस की वजह से फ्लो रेट ज्यादा होगा, इसलिए ये रैपिड फिलिंग होता है, राइट। अभी जो हाई टर्बुलेंस हुआ इससे क्या होता है ना, हाई टर्बुलेंस होने की वजह से हम कह सकते हैं जो फ्लूइड फ्लो यहाँ पे हो रहा है वो टर्बुलेंट है, तो जो एयर है बाहर से, एयर इसमें एंटर कर जाता है, एंटर करके मेल्ट को ऑक्साइड करके मेल्ट ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनता है यहाँ पे कुछ कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और इन मेटल ऑक्साइड के जो मिक्सचर्स को क्योंकि एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम लोग ड्रॉस कहते हैं, और ये ड्रॉस जो है एंटर कर जाता है स्मॉल कैविटी में और कास्टिंग का पार्ट बन जाता है जो कि इसके प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। ओके, मीन्स नेगेटिवली अफेक्ट करता है, इट्स नॉट गुड फॉर द कास्टिंग। ओके, तो ड्रॉस फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे हाई टर्बुलेंस हुआ। अभी हाई टर्बुलेंस होने की वजह से ऑफ कोर्स यहाँ पे इरोजन भी होता है, फ्लूइड का वेलोसिटी ज्यादा है, टर्बुलेंट फ्लो चल रहा है, तो मोल्ड का इरोजन होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, हम यहाँ कर देते हैं मोल्ड इरोजन ज्यादा होता है यहाँ पे। ओके, और सिंस मैंने जैसे बताया टर्बुलेंट फ्लो की वजह से एयर भी इसमें चला जाता है, तो मेल्ट का ऑक्सीडेशन रेट भी ज्यादा होता है। मोर ओवर टॉप हीटिंग सिस्टम में जो मेल्ट एटमॉस्फेरिक एयर से उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉटम गेटिंग सिस्टम, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे मेल्ट का ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, राइट। और यहाँ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होता है जो कि गुड प्रॉपर्टी है फॉर कास्टिंग। सिंस यहाँ पे फिलिंग टॉप टू बॉटम होती है तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है जो कि अच्छा होता है कास्टिंग के लिए। तो बॉटम गेटिंग सिस्टम में बस इतना ही डिफरेंस है आपका डिजाइन वाइज से कि यहाँ पे मेटल टॉप से एंटर कर रहा था, अब मेटल बॉटम से एंटर कर रहा है मोल्ड कैविटी में। ओके, अभी थोड़ा डिजाइन इसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है बॉटम गेट बनाने में, पर इसके फायदे क्या होते हैं कि सिंस अब बॉटम से एंटर कर रहा है तो यहाँ पे मेटल कलेक्ट हुआ, अब मेटल का फ्लो जो है वो टर्बुलेंट नहीं रहा, वो स्लोली फिल हो रहा है, बॉटम टू टॉप मेटल फिल हो रहा है, स्लोली फिल हो रहा है, तो यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो नहीं होता, टर्बुलेंस यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। अब टर्बुलेंट रिड्यूस हुआ तो दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस इरोजन ऑफ मोल्ड, इरोजन ऑफ मोल्ड। सिंस टर्बुलेंस नहीं है तो जो वेलोसिटी है वो कम है, तो स्लो फीलिंग भी हो रहा है, मेटल का स्लो फीलिंग हो रहा है। ओके, अभी
तो अगेन टर्बुलेंस नहीं है, तो यहाँ पे कोई एयर मिक्स होके ड्रॉस फॉर्मेशन नहीं करेगी, तो यहाँ ड्रॉस फॉर्मेशन नहीं होगा, नो ड्रॉस फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मेल्ट ऑक्सीडेशन भी हम कह सकते हैं। ओके, प्लस हमारा अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। और अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट होने की वजह से यहाँ डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन नहीं होता, विच इज नॉट गुड फॉर कास्टिंग। सो दोनों ही गेटिंग सिस्टम के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या आंसर होगा। तो बॉटम गेटिंग सिस्टम में रिड्यूस्ड मेल्ट ऑक्सीडेशन है एज कंपेयर टू टॉप गेटिंग, विच इज ट्रू। रिड्यूस्ड मोल्ड इरोजन भी है एज कंपेयर टू top gating system, which is again true. Enhanced melt oxidation is false, and enhanced mold erosion is also false. तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो गया A and B. Now next question है 53. Choose the correct statement in the context of fusion welding of austenitic stainless steel containing about 0.06 weight% carbon. तो हम ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग कर रहे हैं, राइट। तो हमें बताना है कि कोरोजन रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट करेगा डिफरेंट जोन्स का। एसएस में कोरोजन का बात कर रहे हैं, तो क्या एसएस में कोरोजन होता है? तो इसका आंसर नो होगा, पर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, राइट, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, और फिर और से नॉर्मल कंडीशन में। बट इसका आंसर यस होगा अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन क्या है जिसमें स्टेनलेस स्टील कोरोड करता है? वो है हमारा सेंसिटाइजेशन। ये एक इंटरग्रैनुलर कोरोजन है। ओके, तो सेंसिटाइजेशन जो है कॉमन है हमारा ऑस्टेनाइटिक ग्रेड स्टेनलेस स्टील में, और हमारे क्वेश्चन में भी ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील का ही बात हो रहा है। तो सेंसिटाइजेशन के लिए ये दो कंडीशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है स्टेनलेस स्टील में, तो वहाँ पे सेंसिटाइजेशन होगा। तो होता क्या है ये सेंसिटाइजेशन? एज आई मेंशन कि सेंसिटाइजेशन जो है वो एक इंटरग्रैनुलर कोरोजन है। इंटरग्रैनुलर कोरोजन मतलब ग्रेन बाउंड्री के अलोंग कोरोजन होगा, राइट। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एक स्टेनलेस स्टील का ग्रेन बाउंड्री शो कर रहा है, एक ग्रेन को शो कर रहा है, और ये शेडेड एरिया ग्रेन बाउंड्री को है। वन मोर थिंग, स्टेनलेस स्टील जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेनलेस स्टील का हाई क्रोमियम कंटेंट एंड लो कार्बन कंटेंट। ओके, तो अब यहाँ क्या होता है, स्टेनलेस स्टील को जब हम इस टेम्परेचर रेंज में सब्जेक्ट करते हैं, तो जो क्रोमियम है इस एरिया में, शेडेड एरिया में जो क्रोमियम है, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम कार्बाइड बना देता है, और वो जो ब्लैक, और वो प्रेसिपिटेट कर जाता है अलोंग ग्रेन बाउंड्री। ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है ये सब हमारा क्रोमियम कार्बाइड का प्रेसिपिटेट है। ओके, और जो शेडेड एरिया है, तो अभी क्रोमियम जो है वो क्रोमियम कार्बाइड बना दिया, तो जो शेडेड एरिया है वो हो गया हमारा क्रोमियम डिप्लीटेड जोन। तो सिंस क्रोमियम वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टेनलेस स्टील, राइट, तो अभी इस जोन में तो क्रोमियम नहीं है। प्लस कार्बन कंटेंट क्वेश्चन में कितना मेंशन है? 0.06%, जो कि ग्रेटर देन 0.03% है, राइट। तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये ग्रेन बाउंड्री के अलॉन्ग कोरोजन होगा स्टेनलेस स्टील में भी, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंसिटाइजेशन। हम यहाँ पे ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग भी कर रहे हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट, तो जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन रहता है जहाँ पे मेटल ज्वाइंट करते हैं कि ये मेटल को हमें ज्वाइंट करना है। तो ये जो ब्लू में दिखा रहा है रीजन, ये वेल्ड मेटल है हमारा, जिसको हम फ्यूजन जोन भी कहते हैं, फ्यूजन जोन, राइट। और ये येलो पोर्शन जो है वो है हीट अफेक्टेड जोन, HZ, और ये है हमारा अनअफेक्टेड बेस मेटल। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी, फ्यूजन जोन और हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है। तो फ्यूजन जोन जो है वो बेसिकली जो मोल्टेन एरिया हमारा, जब वेल्डिंग के वक्त जो मोल्टेन एरिया होता है, वो एरिया को हम लोग फ्यूजन जोन कहते हैं, जो कि बाद में सॉलिडिफाई कर जाता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ का जो टेम्परेचर होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मटेरियल से तो ज़्यादा होना ही है। प्लस यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं मेल्टिंग के वक्त, तो इलेक्ट्रोड का कुछ पार्ट मेल्ट करके भी इस एरिया में रहता है, प्लस मेटल का कुछ पार्ट मेल्ट करके इस एरिया में आता है, और ये
सॉलिडिफाई करता है। तो अब इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है एंड कंपोजिशन है वो चेंज्ड हो गया है हमारे बेस मेटल से, और इसकी वजह से इसका न्यू माइक्रो स्ट्रक्चर रहता है, न्यू कंपोजिशन रहता है, जिसकी वजह से जो फ्यूजन जोन है उसका सबसे ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें। मीन्स के बेस मेटल, हीट अफेक्टेड जोन एंड फ्यूजन जोन में सबसे ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है फ्यूजन जोन का। अभी ये हमारा हीट अफेक्टेड जोन क्या है, जैसे मैंने कहा था कि जो येलो एरिया यहाँ पे शो कर रहा है वो है हीट अफेक्टेड जोन। यहाँ पे ये बेसिकली इंटरफेस होता है हमारा बेस मेटल और फ्यूजन जोन के बीच में, और यहाँ पे कोई मेल्टिंग नहीं होती है। ओके, नो मेल्टिंग इज देयर। तो यहाँ का बस टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, ऑफकोर्स इसका टेम्परेचर जो बेस मटेरियल से बहुत ज़्यादा होगा पर फ्यूजन जोन से कम रहेगा। और ये जो हीट अफेक्टेड जोन है, दिस इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड कूलिंग एंड हीटिंग साइकिल्स। ओके, तो जो हीट अफेक्टेड जोन है, ओके, इसका टेम्परेचर भी कुछ अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट मटेरियल रहेगा, बट इतना नहीं रहेगा कि वो मेल्ट कर जाए, उससे कम ही रहेगा। तो इतना हम मान के चलते हैं कि हीट अफेक्टेड जोन का जो टेम्परेचर है इस रेंज में तो पक्का रहेगा ही रहेगा। ओके, ओके, प्लस जो कार्बन कंटेंट हमारा क्वेश्चन मेंशन किया गया है वो 0.06% है, जो कि 0.03% से ज़्यादा है, राइट। तो हीट अफेक्टेड जोन जो है वो उसमें पूरा दोनों कंडीशंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर कोरोजन ऑफ स्टेनलेस स्टील इज अवेलेबल। तो हीट अफेक्टेड जोन का लीस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, और जो बेस मटेरियल है जो कि ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे होगा तो कोरोजन रेजिस्टेंट होता ही है। ओके, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ हीट अफेक्टेड जोन इज पुअरर देन बेस मटेरियल। तो दिस इज ट्रू, राइट। देन ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ हीट अफेक्टेड जोन इज सुपीरियर देन फ्यूजन जोन। नो, दिस इज फॉल्स। सबसे अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है हमारा फ्यूजन जोन का। कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ हीट अफेक्टेड जोन इज सेम एज फ्यूजन जोन। अगेन दिस इज फॉल्स। Corrosion resistance is same for fusion zone, heat affected zone and base material. Again, this is false. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। Enthalpy of formation of an AB regular solution containing 80 atomic percent A is this much. Okay, the activity coefficient of A at 500 Kelvin for the solution containing 40 atomic weight percent A is, इसको हमको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा रेगुलर सोल्यूशन से है। हम जानते हैं कि जब भी हम सोल्यूशन मिक्स करते हैं सोल्यूशन फॉर्म होता है, यहाँ पे दो कंपोनेंट सोल्यूशन है ए एंड बी, तो वहाँ पे एंथैल्पी और जो गिव्स फ्री एनर्जी ये सब चेंज होता है। तो एंथैल्पी मिक्स का फॉर्मूला जो आता है वो है ओमेगा एक्स ए इंटू एक्स बी। तो एक्स बी जो है वो हमारा मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बात हो रहा है, जिसको हम लोग डेल्टा एच मिक्स भी कह सकते हैं, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे यूज होगा। लेट इट बी इक्वेशन 1। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ए। तो एक और फॉर्मूला हम देख है हमारा इसमें, ln ऑफ y जो कि एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ए है इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय आर टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम ये फॉर्म इक्वेशन 1 यूज करेंगे और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। तो एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 3.36। हम यूनिट्स ध्यान में रखना होगा हमेशा, यहाँ किलो जूल में दिया हुआ, राइट। और जो आर की वैल्यू है वो जूल पर मोल में दी है, तो हमें इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है। ये इंटू 10⁻³ जूल पर मोल हो गया। दिस इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एक्स ए। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 80 एटॉमिक परसेंट ए दिया हुआ है, तो एक्स ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0.8। तो एक्स बी की ऑटोमेटिकली वैल्यू हो जाएगी 0.2, राइट। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 3.36 इंटू 10⁻³ दिस होल डिवाइडेड बाई 0.16, राइट। अब हम इस ओमेगा का वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ln ऑफ वाई ए इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई 0.16, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। ओके, तो दिस इंटू 1/r की क्या वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया हुआ 8.134, टेम्परेचर 500 केल्विन है। ओके, एंड दिस होल थिंग इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे एक्स बी को जनरली लोग हम
कैलकुलेट करने में 0.2 पुट कर सकते हैं, बट हमें एक्टिविटी कोफिशिएंट एट 40 एटॉमिक परसेंट ए निकालना है। तो यहाँ पे एक्स बी की क्या वैल्यू, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू दी हुई है 0.4, तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0.6। ये तो ये इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू हम लिखेंगे 0.6 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ, इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी 1.8186। तो अब ln को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो e टू द पावर 1.8186 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कि 6.1632। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 6.1632। तो इसको हमें राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस आंसर करना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.2। एक्टिविटी कोफिशिएंट की ये वैल्यू आ गई। ओके, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन प्लेट इज लोडेड इन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन विथ, ये कंडीशंस दी हुई है, हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एमपीए निकालना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। प्लेन स्ट्रेस मतलब कि जो स्ट्रेस है हमारा वो 2 डायमेंशनल होगा। बेसिकली सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड 3 स्ट्रेस लगता है, नॉर्मल स्ट्रेस लगता है। तो इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो 0 होगा, वो कोई भी एक हो सकता है वो। तो इस कंडीशन में जेड की कंपोनेंट 0 है, क्योंकि सिग्मा एक्स एक्स एंड सिग्मा वाई वाई की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो जब ये दो नॉर्मल स्ट्रेस लगता है तो उसके साथ एक शियर स्ट्रेस भी लगता है उस कंपोनेंट पे, तो टाउ एक्स वाई और उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो हमें बस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ओके, इज इक्वल, मैक्सिमम मिनिमम दोनों का है एक्चुअली फॉर्मूला, जैसे कि सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस, प्लस यूज करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, माइनस यूज करने से मिनिमम मिलेगा। दिस होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। हमें अब प्लस साइन यूज करके इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लिया हमारा, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स एक्स है 110 एमपीए में, सारे यूनिट्स भी सेम है, सभी एमपीए में है, तो कोई यूनिट कन्वर्जन का कोई टेंशन नहीं है इसमें। सिग्मा वाई वाई की वैल्यू है -50, दिस होल डिवाइडेड बाय 2। ये सब साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस माइनस स्ट्रेस पे जो लग रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं, तो इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। प्लस दिस होल अंडर रूट सिग्मा एक्स एक्स है आपका 110, वाई वाई माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50, दिस होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई है -70 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 30 प्लस ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा 30 प्लस अंडर रूट ऑफ 11300, and this whole thing is going to be equal to 30 plus 106.301, which is equal to 136.301 MPa। बट आंसर हमें नियरेस्ट इंटीजर में देना है, तो आंसर हमारा होगा 136, राइट, MPa। दिस इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अ चिमनी एज शोन इन द फिगर रिक्वायर्स टू हैव नेचुरल ड्राफ्ट। ओके, नेचुरल ड्राफ्ट होने के लिए हमारा वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी होगा, एंड सो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फर्नेस एंड द बॉटम ऑफ द चिमनी P0 minus P1 is this much. Okay, assume densities of air and fluid do not change along the chimney height, neglect frictional energy loss and kinetic energy difference at the bottom and top of the chimney. If the density difference between air and fluid is 0.5 kg per meter cube, the minimum height h of the chimney in meters, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, जो भी वैल्यू है उसे हमें नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना है। ओके, गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस मच। बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका प्रेशर डिफरेंस जो भी हमारा फ्लूइड में आता है ड्यू टू हाइट पे।
तो उसका फॉर्मूला होता है जो डेल्टा पी होगा रो जी एच। यहाँ पे जो रो है वो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो भी फ्लूइड में हम ये प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं हाइट की वजह से, उसका डेंसिटी है। ओके, और ये जो एच है ये हमेशा वर्टिकल हाइट होगा। अगर दो पॉइंट्स है ए एंड सी, इसके बीच का हमें प्रेशर डिफरेंस भी निकालना है, तो एच की वैल्यू ए सी नहीं होगी, ये वर्टिकल हाइट होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा कोई भी पॉइंट है उस पे जो फ्लूइड का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। बट इसमें एक कंडीशन है, वो सेम तब होगा जब वहां पे डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब सेम फ्लूइड है। अगर डेंसिटी चेंज हो जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी हमारा प्रेशर डिफरेंस आएगा। ओके, और इसकी वजह से यहाँ पे हमारा एजम्पशन जो दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लू एंड द एयर डू नॉट चेंज अलोंग द चिमनी हाइट, ये मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ हमें फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस बॉटम और टॉप ऑफ द चिमनी को इग्नोर करना है। तो ये जो एजम्पशन है ये हमारे क्वेश्चन को और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिए हैं। हमें बस प्रेशर डिफरेंस निकालना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है पॉइंट, हम यहाँ पे पॉइंट वन मान लेते हैं इसको, सॉरी पॉइंट ए मान लेते हैं। ओके, इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं और इसको हम पॉइंट सी मान लेते हैं। तो सी हमारा रेफरेंस हो गया, हम मान लेते हैं। ठीक है, और एच ये वर्टिकल हाइट है। तो पॉइंट ए पे क्या प्रेशर होना चाहिए, पी ए। सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा पी एटीएम, प्लस इस हाइट की वजह से प्रेशर रो। अभी यहाँ पे डेंसिटी किसका होगा, डेंसिटी एयर का होगा, रो ए जी एच। ओके, ये हमारा पी ए पे प्रेशर है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पी नॉट दी हुई है, राइट। और तो पॉइंट बी पे क्या प्रेशर होगा, अभी यहाँ पे एयर एंटर किया, बाहर जो निकला वो फ्लू गैस है, तो इन दोनों की डेंसिटी सेम नहीं है, डेंसिटी डिफरेंस है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। तो पीवी है हमारा अगेन पी एटीएम प्लस रो ऑफ फ्लू गैस अब यहाँ पे होगा, राइट, इंटू जी इंटू एच। इसकी वैल्यू P1 दी हुई है। ओके, प्रेशर एट पॉइंट ए होगा वो ज्यादा होना चाहिए प्रेशर एट पॉइंट बी, ये होगा तभी हमारा नेचुरल ड्राफ्ट सेटअप होगा। ओके, ये जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू में दी हुई इक्वेशन में पी नॉट माइनस पी वन, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो पी एटीएम कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा रो ए माइनस रो एफ जो कि फ्लू गैस का डेंसिटी है, इंटू जी इंटू एच। इसकी वैल्यू दी हुई है पास्कल में, ऐसा यूनिट है तो इसे में चेंज करने का जरूरत नहीं है। 1.0133 इंटू 10⁻³ पास्कल इज इक्वल टू, डेंसिटी डिफरेंस भी दिया हुआ है 0.5 kg पर मीटर क्यूब, इंटू जी की वैल्यू है 9.81 इंटू एच। अभी यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इधर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो हमारी एच की वैल्यू कुछ 206.58 मीटर्स आ रही है। सिंस हमें आंसर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 207 मीटर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कॉपर इज सेइंग 10 weight % copper is fed to a concentration plant at rate of 100 tons per hour. If the grade of the concentrate and the tailing are 30 weight % copper and 1 weight % copper respectively, the percentage recovery of copper in concentrate is। Again ये क्वेश्चन को भी हमें राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर देना है, राइट। बेसिकली जब एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में कोई भी ओर है, इस ओर को हम लोग को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना होता है, इसमें बहुत सारे गैंग मटेरियल्स वगैरह होता है, उसको रिमूव करके कॉन्सेंट्रेट करना होता है, जिसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में डालते हैं, राइट। तो जो ये कॉपर का ओर है ये हमारा मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन प्लांट है, तो इसमें हम एक कॉपर इनपुट कर रहे हैं कि जिसमें कॉपर जो है वो 10 weight % है। ओके, कॉपर की, ये कॉपर की अमाउंट है इस इनपुट में। ओके, इनपुट रेट क्या है हमारा 100 टन पर आवर, यानी कि जो रेट है 1 आवर में हम 100 टन डाल रहे हैं। इस 100 टन में इतना weight % कॉपर है, तो इसका आउटपुट दो होगा, एक होगा कॉन्सेंट्रेट, दूसरा होगा टेलिंग। तो ये कॉन्सेंट्रेट को हम लोग फर्दर यूज करेंगे, इसी से हम लोग कॉपर ओर को निकालते हैं, राइट।
तो यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन है, हमें कॉपर का मास बैलेंस करना है। जो इनपुट कॉपर है दैट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट कॉपर। तो हम कैलकुलेट करते हैं, इनपुट पहले निकालते हैं, इनपुट कितना हो रहा है। अभी हम 1 आवर में कंसिडर करेंगे। ओके, तो 1 आवर में जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं वो 100 टन इनपुट कर रहे हैं। तो उस 100 टन में कॉपर की वेट परसेंट कितना है, 10/100, 10 वेट परसेंट है। तो ये कॉपर के, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 10 टन्स, राइट। इसी क्वेश्चन में 1 टन इक्वल टू 1000 kg ये दिया हुआ है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको इसको केजीज में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें जो निकालना है वो है परसेंटेज रिकवरी ऑफ कॉपर। तो हम कैलकुलेशंस केजी में करें या टन्स में करें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हम टन में ही कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया। हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में हमारा क्या क्या है। आउटपुट में एक कॉन्सेंट्रेट है प्लस टेलिंग है, राइट। हम अगेन यहाँ कॉपर बैलेंस कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेट है उसका जो अमाउंट है वो है एक्स टन है। तो टेलिंग कितना हो जाएगा, सिंपल 100 - x राइट। अब इसमें 38% कॉपर है, दिस मीन्स 30 × x/100। ये कॉपर का कंसेंट्रेशन हो गया कॉन्सेंट्रेट में, प्लस टेलिंग में 1 वेट % कॉपर है, यानी कि 100 - x × 1/100। ये आपका कॉपर का कंसेंट्रेशन या कॉपर का अमाउंट इन टेलिंग हो गया। ठीक है, तो अब इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी इक्वल, राइट। इनपुट है हमारा 10 टन कॉपर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 0.3x प्लस 1 - 0.01x, राइट। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0.29x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ गई 9 / 0.29, ये आएगा 31.03 टन्स। जो x है ये अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट है। तो इसमें जो कॉपर होगा वो हमें इस टर्म को 0.3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसमें जो कॉपर होगा वो 30% होगा दिस अमाउंट का, राइट। तो हमारा परसेंटेज रिकवरी क्या होगा, वो होगा कॉपर इन कॉन्सेंट्रेट दिस होल डिवाइडेड बाय जो इनिशियल कॉपर था, इनिशियल कॉपर। तो कॉपर इन कॉन्सेंट्रेट कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 31.03 इंटू इसका 30% दैट इज 0.3, दिस होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 भी आएगा क्योंकि मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, दिस होल टर्म इंटू 100। तो ये आ गया आपका वैल्यू 93.10%। बट आंसर में राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 93%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। Diffraction pattern of a polycrystalline BCC metal is obtained using a monochromatic X rays of wavelength 0.25 nanometer. If the first peak occurs at Bragg angle of 30 degree, then the radius of the metal atom in nanometer is. इसको हम लोग राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस देना है इसका आंसर। ओके, लैम्डा दी हुई है, जो एक्सरे हम लोग यूज करें उसके जो लैम्डा है वो है 0.25 नैनोमीटर थीटा फॉर द फर्स्ट पीक 30 डिग्री, राइट। ये फर्स्ट पीक के लिए है। बीसीसी मेटल मेंशन किया हुआ है। सो जो ब्रैग्स लॉ से कंडीशन आता है, ये एक्सरे का डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टलाइन मटेरियल वो क्या होता है, एन लैम्डा, यानी कि जो वेवलेंथ है एक्सरे जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका। ओके, इसकी वैल्यू आएगी 2d साइन थीटा, मीन्स कि जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ यूज्ड, राइट। ये हमारा ब्रैग्स लॉ कहता है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 1, क्योंकि हम फर्स्ट पीक को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो हम जानते हैं जो d होता है, d का वैल्यू होता है a होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ h² प्लस k² प्लस l²।
डी हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, राइट। इसको कैलकुलेट करके हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए जो है वो है लैटिस पैरामीटर, ठीक है। और एच के एल जो है वो जो प्लेन है जिसपे जो एटम है जिसपे डिफ्रैक्शन हो रहा है उसका मिलर इंडिसेस है, राइट। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.25। हमें नैनोमीटर में ही निकालना है तो हम यूनिट कन्वर्जन यहाँ नहीं कर रहे हैं, ओके। दिस होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, ये आ गई डी की वैल्यू। वो साइन 30 हाफ होता है, 2 गेट्स कैंसर, सो दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 0.25 नैनोमीटर, राइट। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेडियस, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डी की वैल्यू है ए होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 नैनोमीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे मेंशन है कि जो क्रिस्टल है वो बीसीसी है, उसका फर्स्ट पीक है। तो बीसीसी पे क्या कंडीशन होती है ब्रैग्स का रिफ्लेक्शन होने के लिए, कौन से प्लेन से वो रिफ्लेक्ट करेगा, कि एच प्लस के प्लस एल जो है ये इवन होना चाहिए, ओके। जिस वैल्यू के लिए ये इवन होगा वो सारे प्लेन्स से बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिफ्रैक्शन होगा। ये तो अगर ये कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करें तो हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर से निकालेंगे क्या वैल्यू हमें चाहिए एच की। 110 ये इवन होगा, ओके। 200 ये भी इवन होगा, राइट। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पीक कंसिडर करना है तो जो कि ये होना है, तो हमारा जो एच का वैल्यू हो गया ये हो जाएगा, राइट। तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 इज इक्वल टू 0.25 नैनोमीटर। यहाँ से दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 0.25 नैनोमीटर, राइट। अभी ए तो लैटिस पैरामीटर है, यानी कि जो हमारा क्यूब है उसका एज है, राइट। तो अब पीसीसी यानी बॉडी सेंटर, वहां पे जो एज और जो क्यूब की एज और रेडियस ऑफ एटम के बीच का रिलेशन है वो क्या कहता है, √3 टाइम्स ए इज इक्वल टू 4r। इस फॉर्मूला से हम लोग रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू ए डिवाइडेड बाय 4, और ये क्या है √3 इंटू √2 इंटू 0.25 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है 0.153 नैनोमीटर। इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो इसकी वैल्यू आ गई 0.15, और ये हमारा आंसर हो गया, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। द एलॉय ए, जो कि फेज डायग्राम में मेंशन है, ये एलॉय है, is cooled slowly from liquid state to just below the eutectic temperature. The ratio of weight fraction of pro-eutectic alpha to eutectic alpha is। तो ये क्वेश्चन हमारा फेज रूल से है। फेज रूल पे टाई लाइन को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा एलॉय ए है जिसका कंसेंट्रेशन है 30 वेट परसेंट क्यूब, ओके, यानी कंसेंट्रेशन हमें दी हुई है। इसको हम लोग कूल कर रहे हैं, ओके। तो जस्ट बिलो द यूटेक्टिक, ओके, ये पॉइंट है हमारा यूटेक्टिक पॉइंट जहाँ पे लिक्विड फेज इज कन्वर्टिंग इनटू 2 सॉलिड फेजेस। इस रिएक्शन को हम लोग यूटेक्टिक रिएक्शन कहते हैं, राइट। प्लस, ओके। तो हमें प्रो यूटेक्टिक अल्फा चाहिए, यानी कि प्रो यानी कि जो यूटेक्टिक से पहले का अल्फा। तो जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम लोग मान लेते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यूटेक्टिक पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हम लोग टाई लाइन बनाएंगे। तो इन दो फेज को टाई लाइन कट कर रहा है, यानी कि ये अल्फा फेज को और ये लिक्विड फेज को, ओके। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ अल्फा कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें प्रो यूटेक्टिक अल्फा चाहिए, राइट। तो हम मान लेते हैं अल्फा प्रो। तो ये क्या वैल्यू आएगी, जानते हैं टाई लाइन से कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हम बी मान लेते हैं, और इसको भी बाद में यूज करेंगे तो इसको सी मान लेते हैं। तो जो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, और इसको भी मान लेते हैं ये पॉइंट ए, ठीक है।
अल्फा की जो वैल्यू आएगी कि फ्रैक्शन ऑफ कितना अल्फा प्रेजेंट है इस फेज में, इस कंसंट्रेशन पे, इस टेम्परेचर पे, वो हम लोग निकाल सकते हैं डीवी डिवाइडेड बाय ए बी करके। डीवी कितना है? डीवी है 50 माइनस 30, राइट? 50 माइनस 30 दिस होल डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी है 50 माइनस 15, 50 माइनस 15। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 35, जो कि इक्वल टू होगा 57.14%। ये हो गया हमारा प्रो यूटेक्टिक अल्फा का परसेंटेज। ओके, अब क्या करना है? अल्फा तो इतना हो गया, तो लिक्विड कितना होगा यहाँ पे? सेम कंसेंट्रेशन पे लिक्विड कितना होगा? सिंपली इसको हम लोग 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही फेजेस इन्वॉल्व है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 42.86%, राइट? तो अब क्या हो रहा है? ये लिक्विड जो यहाँ पे, जो ये लिक्विड है, जो लिक्विड का कंसेंट्रेशन है, दिस लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू टू फेजेस अल्फा प्लस बीटा, राइट? यही लिक्विड, इतना ही लिक्विड है जो कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि रेस्ट तो अल्फा है, राइट? तो अब हम इस लिक्विड के अंदर अल्फा और बीटा कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब वो कैलकुलेट हमें करना है, तो हम डायरेक्टली ये जो यूटेक्टिक टेम्परेचर है उसी को कंसिडर कर लेते हैं। अब वो ये दो पॉइंट पे दो फेजेस को कट कर रहा है, अल्फा एंड बीटा को। तो अब हमारा टाई लाइन हो जाएगा ए सी, टाई लाइन हो जाएगा, और जो इस टाई लाइन का लिवर होगा वो हो जाएगा पॉइंट बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूटेक्टिक अल्फा कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा, जिस अल्फा इस साइड है तो हम इसके ऑपोजिट साइड को कंसिडर करते हैं, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अभी बी सी क्या है? बी से है आपका 90 माइनस 50 होल डिवाइडेड बाय 90 माइनस 15, राइट? ये आ जाएगा आपका 40/75, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.533। ये क्या है? ये है हमारा यूटेक्टिक अल्फा का फ्रैक्शन, कितना यूटेक्टिक अल्फा प्रेजेंट है। तो उसको अगर हम लोग परसेंटेज में निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा 53.3%। तो ये जो वैल्यू आया हमारा, ये कहाँ से आया? ये इस लिक्विड, जो यहाँ पे लिक्विड बचा था उसका इतना परसेंट है। तो हमें टोटल परसेंट ऑफ यूटेक्टिक अल्फा चाहिए, तो कितना आ जाएगा? इस लिक्विड के का इतना परसेंट आएगा, यानी कि 42.86 इंटू 53.3 होल डिवाइडेड बाय 100। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 24.84%। तो हमें जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रेशियो ऑफ वेट फ्रैक्शन ऑफ प्रो यूटेक्टिक अल्फा, यानी कि यहाँ पे अल्फा प्रो डिवाइडेड बाय अल्फा यूटेक्टिक का कितना वेट फ्रैक्शन आ जाएगा। प्रो है हमारा 57.14 जो हमने कैलकुलेट किया था, राइट? और अभी यूटेक्टिक आ गया हमारा 22.84, और इसका वैल्यू आ गया आपका 2.502। ओके, तो ये जो रेशियो है उसका ये वैल्यू आ रहा है, उसे में राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस करना है, तो आंसर हो जाएगा 2.5। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। In an aqueous solution of Fe plus 2 ions with concentration of 10 to the power minus 4 m at 298 Kelvin and atmospheric pressure, the reduction potential of iron in volts is, round up to 2 decimal places। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? नर्स्ट इक्वेशन। हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? ई जो है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल is equal to E naught cell
जो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ इंटू एल एन क्यू। ये है हमारा नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है इन केल्विन, एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एफ है फैराडे, और जो क्यू है वो है रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो हमारा यहाँ पे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है जो एफ जो है अपने ऑक्सीडाइज स्टेट +2 में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एफ एटम बन रहा है, ये हमारा रिएक्शन है, राइट। तो इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन ये है और हम इस पे सारे वैल्यूज पुट करते हैं। तो ई सेल जो हमें निकालना है इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है ई नॉट सेल, दैट इज -0.44 वोल्ट, माइनस आर की वैल्यू है 8.314 इंटू टी की वैल्यू है 298 केल्विन, दैट होल डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि इन्वॉल्व रिएक्शन, राइट। तो 2 इंटू फैराडे की वैल्यू भी दी हुई है 96500 इंटू एल एन क्यू। क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, राइट, रेज टू द पावर ऑफ रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम सिंपली आयरन का कंसंट्रेशन लिखेंगे डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2। ओके, अब यहाँ पे आयरन का कंसंट्रेशन कितना है, 1 है, क्योंकि वो प्योर है, उसको 1 मान के चलते हैं। और इसका क्या कंसंट्रेशन आएगा, Fe+2 का गिवन है क्वेश्चन में 10 टू द पावर -4, तो उसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में -8.314 इंटू 298 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 ln ऑफ 1/10 टू द पावर -4। ओके, अभी 10 टू द पावर -4 है, ये ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.21। दिस 9.21 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग, ओके, तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी -0.44 माइनस ये पूरी टर्म की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी 0.1182। तो अभी ये ई सेल की वैल्यू है, राइट, यहाँ से ई सेल का वैल्यू आ गया -0.558 वोल्ट, राइट। अब हमें राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो जो हमारा आंसर होगा होगा -0.56, ये हमारा आंसर है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ये क्या कह रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर ऑफ एन एलॉय इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ओके, वेयर सिग्मा एंड ई आर ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन रिस्पेक्टिवली। The alloy is cold drawn to an unknown amount of strain followed by tensile testing. Okay. Now, if the tensile test showed 10% reduction in area at maximum load, then the unknown amount of strain from prior cold work is. आंसर देना है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो ये जो इक्वेशन हमें यहाँ दिया हुआ है, ये हमारा पावर लॉ इक्वेशन है, जो कि कहता है कि सिग्मा दैट इज ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रू स्ट्रेन का पावर एन। एन यहाँ पे है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, जो कि एक मटेरियल का कांस्टेंट है, के है स्ट्रेंथ कोफिशिएंट या फिर स्ट्रेंथ कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जो कि अगेन पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे के और एन की वैल्यू दी हुई है हमें इक्वेशन में, सिग्मा दैट इज ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू 1100 ई, जो कि यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन है, टू द पावर 0.3। तो ये एन की वैल्यू हो गई, ये के की वैल्यू हो गई, राइट। अभी ये जो एलॉय है इसको हम लोग पहले ओल्ड वर्क किए इस पे कुछ स्ट्रेन तक, फिर टेंसाइल टेस्टिंग फॉलो किए। तो बेसिकली अगर हम ये हमारा ग्राफ मान लेते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो पहले तो हम इस एलॉय का कुछ कोल्ड वर्क किए, सपोज यहाँ तक कोल्ड वर्क किए इस पॉइंट तक,
पॉइंट के वर्टिकल यहाँ पे कुछ स्ट्रेन आया इस पे, राइट। फिर उसके बाद हम इस एलॉय को फिर से टेंसाइल टेस्टिंग किए, और ये टेस्टिंग हमारा मैक्सिमम लोड तक किए हम लोग। यानी कि यहाँ मैक्सिमम लोड का क्या मतलब है, यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। मैक्सिमम लोड पे नेकिंग स्टार्ट होता है, ये हम जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट तक हम कंसिडर करते हैं। तो ये पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ये पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। अब इस बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आ रहा है, ये टी नहीं होगा, सॉरी, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन आया इसको हम मान लेते हैं इनिशियल स्ट्रेन ई आई। ये जो स्ट्रेन आया यहाँ पे, ये हमारा टोटल स्ट्रेन हो जाएगा ई टी। और क्वेश्चन में हमें ये वाला जो स्ट्रेन है, यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा ये मेंशन किया हुआ है 10% रिडक्शन इन एरिया। तो हमें ई आई की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस ये मैक्सिमम लोड है, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैक्सिमम लोड पे नेकिंग स्टार्ट होता है, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो जो नेकिंग का कंडीशन होता है, जब नेकिंग स्टार्ट होता है तब जो कंडीशन आता है उसमें n इज इक्वल टू ई होता है, ये हमें पता है। ये कंडीशन है नेकिंग का, यानी n यानी कि स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू ट्रू स्ट्रेन। तो यानी कि मैक्सिमम लोड यानी एट पॉइंट बी जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू है 0.3, राइट। यानी हमें ईटी की वैल्यू पता है 0.3 है, राइट, क्योंकि ये टोटल स्ट्रेन होना होगा। अब हमें ई आई की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो स्ट्रेन है जिसको हम ई एफ मान लेते हैं, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 10% रिडक्शन इन एरिया। लेकिन टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग इस मटेरियल का, और टेंसाइल टेस्टिंग में हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस यूज करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, राइट। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस हम ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 10% रिडक्शन इन एरिया से हम डायरेक्टली कह सकते हैं 0.1 है, राइट। अब इस इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम ट्रू स्ट्रेन में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच का क्या रिलेशन होता है, ये जो है हमारा ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन टाइम्स 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एल एन टाइम्स 1 प्लस 0.1, एंड दिस इज इक्वल टू 0.095। ओके, तो जो टेंसाइल टेस्टिंग में इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू आ गई इतनी, ओके। और यही वैल्यू हमारा ई एफ है जो हमने कंसिडर किया था, राइट। तो हम यहाँ पे हमारा सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, टोटल स्ट्रेन इज इक्वल टू ई आई प्लस ई एफ, राइट। टोटल स्ट्रेन का वैल्यू हमें पता है 0.3 इज इक्वल टू ई आई प्लस ई एफ की वैल्यू ये है, ओके, 0.095। तो यहाँ से ई आई की वैल्यू आ गई 0.3 माइनस 0.095 विच इज इक्वल टू 0.205। और हमें आंसर जो देना है वो देना है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 0.21 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। A specimen containing maximum initial surface crack of size 1.5 mm is subjected to cyclic loading with sigma max equal to 300 MPa and sigma min equal to 0 MPa. Assuming specimen geometric factor of 1, referring to the given figure, the crack growth rate in micrometer per cycle is. So ये ग्राफ दिया हुआ है क्रैक ग्रोथ रेट और डेल्टा की, जो कि हमारा है स्ट्रेस इंटेंसिटी रेंज के बीच में। So ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट थोड़ा सा आप समझ ले तो ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 लाइंस यहाँ पे दी हुई हैं इस ग्राफ में एट डिफरेंट आर की वैल्यू। आर क्या है, आर है हमारा स्ट्रेस रेशियो, जो कि होता है सिग्मा मिन बाय सिग्मा मैक्स। तो एक इक्वेशन हम जानते हैं के, जो कि स्ट्रेस इंटेंसिटी है, इज इक्वल टू वाई, जो कि हम ज्योमेट्रिक फैक्टर कह सकते हैं, इंटू सिग्मा इंटू अंडर रूट बाई ए। ए है हमारा क्रैक का लेंथ, सिग्मा है स्ट्रेस, ओके।
तो ये जो ए है, यहाँ पे ए की वैल्यू, सिंस ये सरफेस क्रैक है तो ए की वैल्यू हम 1.5 यूज करेंगे। ओके, अब हमें डेल्टा के निकालते हैं। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन एट मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस दिस इक्वेशन एट मिनिमम स्ट्रेस, राइट। तो y की वैल्यू तो 1 है, तो इसे हम ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, सिग्मा मैक्स अंडर रूट पाई टाइम्स ए माइनस सिग्मा मिन अंडर रूट पाई टाइम्स ए, राइट। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन अंडर रूट पाई ए, राइट। अब सिग्मा मैक्स क्वेश्चन में मेंशन है 300 एमपीए, सो हम यहाँ 300 डाल देते हैं, माइनस सिग्मा मीन 0 है, माइनस 0 दिस होल थिंग अंडर रूट बाई ए। सारी वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा 300 इंटू अंडर रूट ऑफ 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20.58। अब हमें नियरेस्ट राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर करना है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू इंटीजर के टर्म्स में 21 कह सकते हैं, या फिर 20 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 20 लेके सॉल्व करेंगे, आसान होगा हमारे लिए। क्यों, अब क्योंकि हमें वैल्यू जो है ग्राफ से निकालनी है, राइट। अब जो ग्राफ है, डेल्टा के की वैल्यू तो हमें मिल गई, 20 मान लिया हमने। सो ये 20 पे अब ये 3 लाइन्स है, इनमें से हमें कौन सी लाइन कंसिडर करनी है। सिंस हमारा जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू क्या आ जा रही है, सिग्मा मिन जो कि 0 है बाय सिग्मा मैक्स जो कि है 300, तो आर की वैल्यू आ जा रही है 0। तो हमें आर इक्वल टू 0 वाली लाइन को कंसिडर करना है, और ये दोनों लाइन को हम नहीं करेंगे, ये हमें बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ओके, तो एट 20 या 21 क्या वैल्यू होगी डी ए बाई डी एन की, तो यहाँ तक आएगा ये 20, ये जो है ये पॉइंट हमें मिल रहा है, और ये पॉइंट को हम y एक्सिस पे एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 10। सो डी ए बाई डी एन जो कि हमारा क्रैक ग्रोथ लेंथ है, उसकी वैल्यू जो है वो आ गई 10, राइट। और ये माइक्रोमीटर पर साइकिल में ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू 10 लिख सकते हैं। यही आंसर है हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। Okay. A 200 mm thick slab is rolled using 500 mm diameter rolls. Rolls की diameter 500 mm है, slab की thickness है 200 mm. Okay, and okay, under cold rolling and hot rolling conditions separately, the coefficient of friction is 0.04 in cold rolling and 0.4 in hot rolling. The ratio of maximum possible thickness reduction in cold rolling to that of hot rolling is. सिंस मैक्सिमम पॉसिबल थिकनेस पूछ रहा है यहाँ पे, तो उसका एक फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एच मैक्स इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू आर। आर क्या है, रोल का रेडियस, ये फॉर्मूला है। म्यू है फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। तो इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, बहुत ही सिंपल है। हमें कोल्ड रोलिंग कंडीशन के लिए एच मैक्स की वैल्यू निकालनी है, ये सी आर फॉर कोल्ड रोलिंग कह देते हैं। तो कोल्ड रोलिंग का फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है 0.04, राइट। सो दिस होल स्क्वायर इंटू रोल की डायमीटर हो जाएगी, डायमीटर 500 है तो रेडियस 250, तो हम ये 250 mm मान लेते हैं। ओके, तो ये एच मैक्स अंडर कोल्ड रोलिंग हो गया। अभी हम निकालेंगे एच मैक्स अंडर हॉट रोलिंग, एच आर हॉट रोलिंग। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है ये 0.4 का होल स्क्वायर इंटू अगेंस्ट डायमीटर तो सेम है रोल का 250 mm। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल थिकनेस रिडक्शन इन कोल्ड रोलिंग टू हॉट रोलिंग। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये एच डेल्टा एच मैक्स कोल्ड रोलिंग बाय डेल्टा एच
मैक्स और ट्रोली, 250 तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आएगा 0.04 बाय 0.4 का होल स्क्वायर, और इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.9 का पावर -2 which is equal to 0.01. So this is the answer. With this, we came to the end of this question paper. Hope you like my video lecture. Please like, share and subscribe my channel, and also click on the bell icon to receive the latest updates notification on my channel. Thank you for watching.